नमस्कार, न्यूज 18 नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और बात हो रही है चुनाव की, राजनीति की। राहत इंदौरी का एक शेर इन दिनों बड़ा चर्चा में है। सीमा पर तनाव है, क्या कहीं चुनाव है। जी हां, चुनाव और सीमा के तनाव को जोड़ा जा रहा है और इसका सच वो लोग जान सकते हैं जो या तो सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैनात है या फिर सियासत में मग्न है। इस वक्त हमारे साथ हैं सरहद और सियासत दोनों को अच्छी तरह से समझने वाले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्हें सेना में अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, वो पद्मश्री हैं और साथ ही उन्हें खेलों में बड़े योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न जैसे कई अवार्ड दिए गए। वो ओलंपियन निशानेबाज हैं और देश के लिए रजत पदक भी जीत चुके हैं और इनका एक निशाना इन दिनों बड़े चर्चा में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने निशाना साधा है। राज्यवर्धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप निशानेबाज तो हैं, पेशेवर निशानेबाज हैं, लेकिन इन दिनों आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें आप कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साध रहे हैं। मैं पेशावर निशानेबाज नहीं हूँ, मैं सैनिक हूँ और एक अमेच्योर खिलाड़ी हूँ। ओलंपिक खेलता हूँ और मैं ओलंपिक प्रोफेशनल नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं खेलता, मैं पदक के लिए खेलता हूँ, देश के मान सम्मान तिरंगे के लिए खेलता हूँ। आपने अभी एक हिंदी की कहावत कही और उसमें कहीं मुझसे जवाब मांगा जा रहा है। मैं एक अंग्रेजी की कहावत कहता हूँ, एनिमी इज़ अ फ्रेंड। पाकिस्तान का एनिमी कौन है? मोदी इस समय, क्योंकि भारत तो वो कमज़ोर देखते थे। भारत को तो ऐसे देखते थे कि भारत के ऊपर हमला करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के नेता क्या कहेंगे, खेद प्रकट करेंगे, संवेदना प्रकट करेंगे। लेकिन ये मोदी ये संवेदना प्रकट नहीं करता, ये तो दुश्मन है बहुत बड़ा। तो एनिमी इज़ अ फ्रेंड। मोदी जी के दूसरे एनिमी कौन है? आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो एक तरह से ज़बरदस्त रूप से दुश्मन बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो अब दो एनिमी दोस्त बन रहे हैं और दोस्त बन के आरोप क्या लगा रहे हैं कि चुनाव हो रहा है इसलिए देश की सुरक्षा की बात हो रही है। भाजपा तो शुरू से ही देश की सुरक्षा की, देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की बात करती आई है। जवाब किस तरह से दिया जाए आतंक का, इसके लिए हमेशा मजबूती की बात करती आई है। जब हमला हुआ था ताज होटल पे मुंबई में, कितना बड़ा हमला था, लेकिन उसकी कोई क्षमता नहीं दिखाई देश की लीडरशिप ने जवाब देने की। हालांकि उस समय सेना ने कहा कि हमला करने के लिए हम तैयार हैं और एक नेवी के चीफ ऑन रिकॉर्ड हैं कहने के लिए कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी लीडरशिप की। तो पाकिस्तान क्या देखता है, करते रहो हमला, संवेदना प्रकट करेंगे। अब नहीं, अब आतंक की जड़ पे हम वार करेंगे और एक बार नहीं कई बार करेंगे, सरहद पार करके वार करेंगे। ये बदलाव आया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पठानकोट में हमला होता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उरी में हमला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गुरदासपुर में हमला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पुलवामा के हमले पर तुरंत प्रतिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि चुनाव है। ये चुनाव श्रीपाल जी, ये नाली का चुनाव नहीं है, ये नदियों का चुनाव है। ये आपसी छोटे मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव है। हर जो चुनाव होता है लोकतंत्र में, सरपंच का हो, वार्ड पंच का हो, पंचायत समिति सदस्य का हो, विधायक का हो या सांसद का हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करी हुई है लोकतंत्र ने। सांसद किस लेवल पे काम करेगा कि सभी सांसद इकट्ठे होकर देश की जो नीति बननी है, अगले 25 साल तक जो दिशा देश लेगा वो नीति आप बनाइए। देश जो भाषा बोलेगा पूरी, वो भाषा आप तय करिए। तो ये चुनाव बहुत बड़ा है, इसीलिए हर जगह लोग आज मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं। ये फर्क है। लेकिन जो अपोजिशन है वो तो ये कह रहा है कि नीतियों की बात नहीं हो रही, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। देखिए, विपक्ष रही कहाँ गया, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रखे हैं ये सारे के सारे। अब 4-4 पीढ़ियों ने जब इस देश के ऊपर शासन करा, जब पूरे देश के अंदर किसी एक राज्य में दिक्कत है तो वो कश्मीर है, जिसकी जिम्मेदारी नेहरू जी ने ली हुई थी।
बाकी सब राज्यों की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई स्पेशल कानून नहीं लागू होता। एक की जिम्मेदारी ली, वहां गड़बड़ करी। उसके बाद एक पीढ़ी आई और अभी भी अर्थव्यवस्था, गांव की हालत, वही बुनियादी जरूरतें की मांग करता है गांव। क्यों 70 साल तक गांव के अंदर मजबूती नहीं आई? अच्छा, आप लगातार नेहरू लेगेसी पर सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी, नेहरू को आरोपों में घेर रही है और एक परिवार को, लेकिन 1989 के बाद तो 89 के बाद उस परिवार का सीधा कोई दखल नहीं है सत्ता में। वो नए सत्ता के शीर्ष पर आए, उनके पास ऑप्शन था मनमोहन सिंह के वक्त में कि वो खुद बन सकते थे, लेकिन नहीं बने, और अब उन पर यह आरोप लग रहा है, खासतौर पर उस स्थिति में जब बीजेपी में भी परिवारवाद कोई कम नहीं हो रहा। ये तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है देश के पास। अगर आप सीधे सीधे फ्रंट पे खेल रहे होते, आपका चेहरा होता, तो कम से कम दोष तो सीधा आपके ऊपर लगता। ये तो सत्ता में रहने का उससे भी ऊंचा एक कदम है कि आप इतने पावरफुल हो जाओ कि आपको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रधानमंत्री चलाने की अनुमति है, वो चलाने की ताकत है। ये तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है देश के पास। ये आरोप तो आरएसएस पर भी लगता है कि सरकार नागपुर से चलती है, बीजेपी की सरकार। मुझे लगता है कि देशवासी ऐसा नहीं सोचते। ये चंद लेफ्टिस्ट लोग जरूर ये बात चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता नहीं सोचती, क्योंकि जो मजबूत एक चरित्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, जो कैरेक्टर प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाते हैं, वो आग में तपकर समस्याओं और चुनौतियों का सामने करके उनको हरपरास्त करके ऐसा चरित्र बनता है। और जो प्रधानमंत्री जी को आज ताकत दी हुई है, उनके चरित्र की ताकत तो उनके पास थी, लेकिन आज ताकत लोकतंत्र की उनको दी हुई है, वो जनता ने दी है। और जनता आज देखती है कि वो लोकतंत्र की ताकत जो 30 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, वो आज पूर्ण बहुमत लायक काम कर रही है। ये फर्क भी देख रही है। आप सोचिए, 21 वर्ष का कोई व्यक्ति, उसके आज वो 50 साल के तकरीबन हो गया होगा, उसने सिर्फ मिलावटी सरकारें देखी इस देश के अंदर। इसीलिए एक सांसद या पूरे देश का चुनाव अभी नाली का चुनाव बन के रह गया है, नाली और सिफारिशों का चुनाव। जातिवाद में बांटने, अपार बहुमत मिला था बीजेपी को, अपार बहुमत मिला, इसलिए अपार शक्ति भारत ने दिखाई। अभी बात हो रही थी अपार बहुमत की, और आप कह रहे हैं अपार शक्ति है। उस अपार शक्ति पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कोई प्रयोग करते हैं और उसकी क्रेडिट भी प्रधानमंत्री ले जाते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश दे डालते हैं। ये देश जो गलत करता है, ये देश जो सही करता है, वो आखिरकार एक व्यक्ति के कंधे से होता है। जब सेना को अब जब एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आती है, देश को उनकी सफलता के बारे में जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तब पता चलता है। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री के दिल पर या दिमाग पे क्या गुजरता होगा जब ऑपरेशन शुरू होता है। अगर विफल हो जाए, अगर ऑपरेशन फेल हो जाए, तो उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री देश का हित ध्यान में रखते हुए कि ये ज़रूरत है देश के लिए, वो हुक्म देते हैं कि अगर गलत हुआ तो मेरे सर माथे, सही हुआ तो ये देश की जीत, और फिर वो भेजते हैं सेना को। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये कई बार प्रधानमंत्री जी ने निभाई। आप देखिए कि अगर कितनी अजीब सी बात है ये कि एक मजबूत राष्ट्र ये कहता हो कि सबको, दुनिया को, कि ये कहीं कमज़ोर देश मुझे परेशान कर रहा है, ये बार बार मेरे को परेशान कर रहा है। फिर मजबूत राष्ट्र किस बात का हुआ? अगर आप मजबूत राष्ट्र हैं तो आपको परेशान क्यों कर रहा है कोई? आप मजबूत राष्ट्र कम से कम दिखिए तो। अग्नि 5 का जब लॉन्च हुआ तब यूपीए सरकार थी और सारस्वत साहब जो उस समय डीआरडीओ के चीफ थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने बतलाया कि ये अंतरिक्ष में शक्ति सिर्फ 4 देशों के पास है, भारत चौथा राष्ट्र बन जाएगा। आप इसको टेस्ट, प्रशिक्षण इसका कर लीजिए कि कभी जरूरत पड़े तो हमारे काम आए। उस समय की सरकार में ताकत नहीं थी करने की, घबराते थे। अच्छा, सारस्वत साहब क्या बात कर रहे हैं, डीआरडीओ के जो चीफ थे। विपक्ष का कहना है वो तो आरएसएस से उनका जुड़ाव है, आरएसएस ज्वाइन कर चुके हैं और अब भाषा वही बोल रहे हैं जो सरकार को सूट करती है।
इंडियन एक्सप्रेस में 2012 का आर्टिकल है, ये अभी की बात नहीं है, ये तो खोद के तब निकाली गई है जब इन्होंने कहना शुरू करा, अरे ये तो हम कर चुके थे या तो हम कर सकते थे। ये हर बार ये कैसे कहते हैं, अरे ये योजना तो हमारी थी, अरे ये तो हम कर सकते हैं। तो करा क्यों नहीं आपने? आपके पास बिल्कुल सही, ये इतने सालों से देश के ऊपर राज करते आए, लेकिन इन्होंने देश का भला कभी नहीं सोचा। इनके पास हर वक्त ये एक अवसर था देश के लिए करने का, लेकिन नहीं कर पाए। अच्छा, नासा ने भी अब सवाल खड़े किए हैं कि अंतरिक्ष में कचरा हो सकता है इससे। भारत के वैज्ञानिक इतने आगे पहुंच गए हैं अपनी नॉलेज में कि चाइना ने अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट प्रशिक्षण करा 2007 में, और वो जो कचरा अंतरिक्ष में है वो कई सालों तक रहेगा वो कचरा। और भारत ने जो अभी प्रशिक्षण करा, इसका कचरा मात्र 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये फर्क है हमारे वैज्ञानिकों की, ये ताकत है हमारे विज्ञान की, और ये सब अनुमति लेकर ही होती है। आज देश की ये ताकत है कि जब हमारा देश अंतरिक्ष में हथियारों का टेस्ट करना चाहे तो दूसरे देश साथ में खड़े हुए मिलते हैं, कोई मना नहीं करता। और ये सैटेलाइट क्या है, जब दुश्मन के विमान उड़ेंगे हमारे पर हमला करने के लिए तो वो अपना नेविगेशन इस सैटेलाइट से मांगेंगे। जब दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेगी हम पर हमला करने के लिए तो वो मिसाइल का नेविगेशन इन सैटेलाइट के माध्यम से होगा। दुश्मन की सेना कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल इस सैटेलाइट से मिलेगी। हमारी सेना की तस्वीरें इनकी सैटेलाइट से मिलेंगी। तो जिस दिन ऐसे हालात होंगे कि हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, हम 3 मिनट के अंदर दुश्मन की सभी सैटेलाइट बर्बाद कर सकते हैं। ये भारत की क्षमता है। हम पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे अभी कि सारे देश इतने आगे हैं, चलो पकड़ने की कोशिश करते हैं। कि पूछो साहब भारत का नंबर क्या है, भारत का नंबर 40वां है, 100वां है? नहीं, आज 4था है नंबर हमारा। आज आर्थिक शक्ति के अंदर भारत का नंबर 6ठा है। हम विश्व की उभरती ताकत बनते जा रहे हैं। हम कब तक अपने आप को विकासशील देश कहते रहेंगे? हमारे पास एक मादा होना चाहिए, हमारे पास विजन होना चाहिए बनने के लिए कि हम विकसित देश बनेंगे। वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। अच्छा, एक आरोप बीजेपी पर यह लगता है कि भ्रम फैलाती है बीजेपी। बेरोजगारी के आंकड़े वो जारी नहीं करना चाहती, बताना नहीं चाहती कि इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। और एक आरोप ये भी है कि राजद्रोह के एक धारा को वो खत्म करने की बात करते हैं और आप देशद्रोह की तरफ उसको ले जाते हैं। सबसे पहले तो आप इस देश का साइज देखिए। विश्व की तकरीबन 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उसके अंदर विश्व का सबसे युवा देश। आज इन नौजवानों को रोजगार दिलवाने के लिए एक स्ट्रांग, मजबूत लीडरशिप चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए जो एक विजन रख सके और विजन पे काम कर सके, अपने लिए लक्ष्य रखकर उस पे काम कर सके। भारत को एक ऐसी डेस्टिनेशन बना सके कि विश्व के अंदर जिसके पास भी पैसा है वो अगर पैसा कहीं लगाना चाहे तो भारत में आके लगाए, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा चलता रहना चाहिए, कभी आपके हाथ में, कभी इनके हाथ में, कभी मेरे हाथ में, कभी किसी और के हाथ में। जब चलता रहेगा तो इकोनॉमी खुशहाल रहेगी। जब इकोनॉमी खुशहाल रहेगी तो सबके पास साधन खरीदने का सामर्थ्य रहेगा। आज इतना बड़ा युवा देश, सबसे बड़ा मार्केट है। ये जो रोजगार है, इसके आंकड़े का ये सिस्टम किसने बनाया? ये विकसित देशों ने बनाया इसका सिस्टम। विकसित देशों ने बनाया इसका सिस्टम तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ये आंकड़े लेते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। होटलों के अंदर जो वेटर काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। इतनी सारी दुकानें हैं, उसके अंदर मैकेनिक काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो टैक्सीज चला रहे हैं, जो रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। आईटी सेक्टर के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, लोगों के, कंपनियों के काम कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड। जो आउटसोर्स होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इस देश के अंदर 80% और ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 20%। आज भारत के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ी तेजी से वहां पर शक्ति पहुंच रही है। मुद्रा योजना, 14 करोड़ लोगों को लोन मिला है। 14 करोड़ लोगों को परिवार जोड़ लीजिए, अगर 5 का भी परिवार जोड़ते हैं तो सीधे चली जाती है ये 60-70 करोड़ आबादी। उनके पास साधन है खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए।
तो इस देश को विजन के साथ बेरोजगारी दूर करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में है। राठौड़ साहब, आप कह रहे थे कि रोजगार बहुत मिला और असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा मिला है, लेकिन नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद में जो एक परसेप्शन बना हुआ है बाजार में कि बाजार खत्म हुआ है, रोजगार खत्म हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट पे पड़ा, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है असंगठित क्षेत्र में। जीएसटी से सभी टैक्स जो हर चीज पे लगते थे, जो दिखते नहीं थे, 33% से भी ज्यादा टैक्स होता था साधारण बिस्किट पे जो कोई बच्चा खाता है। बहुत जरूरत वाली जो चीजें होती हैं, बुनियादी जरूरत वाली चीजें, उसके ऊपर टैक्स लगता था लेकिन दिखता नहीं था, वहां पे लिखा हुआ नहीं होता था। वैट होगा, सेल्स टैक्स होगा, ये लिखा हुआ होगा, लेकिन सबको जोड़कर कितना टैक्स बनता है ये नहीं लिखा होता था उस पे। तो जनता अनजान थी, बड़े खुश होकर चीजें खरीदती थी और जेब से पैसा जाता रहता था। जब कोई साधन चलता था किसी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, तो उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था, और आखिरकार वो टैक्स कौन पे करता था? आप और हमारे जैसे कंज्यूमर उसको पे करते थे। अब अगर आप पिछले कई महीनों से खबर सुनते हैं तो सिर्फ टैक्स कम होने की खबरें सुनते हैं। और ये टैक्स किस सीमा से शुरू हुआ था? 28% से शुरू हुआ था, उससे ऊपर नहीं था। आज देश के पास साधन इस तरह से जुटाए जा रहे हैं कि साधारण व्यक्ति के ऊपर, जो टैक्स पेइंग व्यक्ति है, उसके ऊपर बोझ कम होता जाए, लेकिन फिर भी देश के पास ज्यादा पैसा आए, ताकि परिवार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इस तरह से जब ज्यादा पैसा आएगा तो गांव, गरीब और जिनको जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए, ताकि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनको भी अच्छी सुविधा मिले, ताकि वो और परवरिश कर सकें, देश डेवलप हो सके। ये है जीएसटी। जहां तक नोटबंदी की बात है, एक मजबूत निर्णय लिया गया कि जो पैसा छुपा छुपा के अंदर रखा हुआ है, बोरियों के अंदर, बिस्तरों के अंदर, सब जगह जो छुपा के रखा हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब आप जहां एक मेहनती ईमानदार व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता था तो प्रॉपर्टी उसके बस में नहीं होती थी, उसके बस से हमेशा बाहर होती थी, उसकी रीच में नहीं होती थी, उसके दायरे में नहीं होती थी। अगर आज प्रॉपर्टी के दाम गिरे हैं तो मुसीबत उन मुट्ठी भर लोगों को हुई है जो सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे बनाने के लिए करते थे, उनके लिए नहीं हुई है जो वहां रहने के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदते थे। आज प्रॉपर्टी विद इन रीच आ गई है। इन दिनों आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, कला संस्कृति देखना भी आपका काम है। कई कलाकारों ने, रंगकर्मियों ने, फिल्म उद्योग की हस्तियों ने, लेखकों ने, उन्होंने भी अपील की है कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, अब उसको बाहर जाना चाहिए। एक तरफ पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, देश का नौजवान जो आज अभी तक राजनीतिज्ञों को, राजनीति में जो होते थे उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, आज उनके आइकॉन बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इतनी बड़ी आबादी आज मोदी पर विश्वास कर रही है। तो जो थिएटर में नाटक कर रहे हैं उनमें से कुछ एक लोग अगर इकट्ठे होकर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं भारत की जितनी भी आबादी है उससे? क्या कारण है कि ये कुछ लोग ये करना चाहते हैं? कौन है इनके पीछे? ये सवाल भी जहन में आता है। अच्छा, एक दलील बीजेपी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, या आपके जितने भी कैंपेन देख रहे हैं उनकी तरफ से कही जाती है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट आपने दी है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं नीरव मोदी को लेकर, माल्या को लेकर के, ललित मोदी को जिस तरह से मदद पहुंचाएगी उसको लेकर। नीरव मोदी, माल्या अगर आज देश में होते, अगर यूपीए देश में होती और ये देश में होते, तो ये आज हम सबकी छाती पे मूंग दल रहे होते। ये सब जो भ्रष्टाचार करते हैं उसका पता ही हमें अब चला कि लोन के ऊपर लोन मिलते थे इनको, और हजारों करोड़ रुपए के लोन मिलते थे। सिर्फ किताबों में एंट्री होती थी और आप और हमको पता भी नहीं चलता था कि लोन चुकाने के लिए लोन, और उसको चुकाने के लिए लोन, और पैसे देने वाले, बैंक में पैसे रखने वाले आप और हम होते थे, और इनका लोन फिर रफा दफा कर दिया जाता था। ये तो अब पता चला है, तभी तो भाग रहे हैं। आप करप्शन फ्री बीजेपी, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक हो रही है। 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल तक आपने अपने मोबाइल फोन के मॉडल्स बदल लिए होंगे, लेकिन सेना के हथियार नहीं बदले। आपने अपनी गाड़ियां भी बदल ली होंगी 2004 और 2014 के बीच में, लेकिन सेना के पास जो हथियार थे वो नहीं बदले। आप कब तक चाहेंगे कि हमारे जो योद्धा हैं वो सिर्फ अपनी बहादुरी
या अपनी देशभक्ति के ऊपर लड़ाई करते रहें। उनके हाथ में आधुनिक हथियार आप देंगे या नहीं देंगे, या तभी देंगे जब आपकी कोई डील तय होगी। उस समय राफेल मांग रही थी एयरफोर्स, लेकिन आपने अगस्टा डील करी। अच्छा, राफेल पे उनका साफ कहना है कि खरीद को लेकर के उनका कोई इतराज नहीं, कीमत को लेकर के इतराज है कि जिस कीमत में वो कम कीमत में खरीद रहे थे, आपने उससे ज़्यादा महंगी कीमत में खरीदा। हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि बालाकोट के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई, वो एयर स्ट्राइक हमारे लड़ाकू विमान बालाकोट के ऊपर गए और वहां बम गिरा कर आए। अगर आज हमारे पास राफेल होता, जो ये भूल नहीं करते, अगर आज हमारे पास राफेल होता तो हम सरहद पार करे बगैर 90 किलोमीटर अंदर मिसाइल से उनको बर्बाद कर सकते थे। नहीं, कीमत पर सवाल खड़ा। मैं तो आधुनिक हथियार की बात कर रहा हूं ना। मुझे कीमत, मेरा जवान या हमारा सैनिक जब शहीद होता है उसके सामने कौन सी कीमत है? आप जाइए रोहिताश लांबा की पत्नी को बताइए, उसके परिवार को बताइए कि कितनी कीमत है आपके बेटे की। हमारे सैनिकों की जीवन की कोई कीमत नहीं लगा सकता, इसलिए हमें ऐसे आधुनिक हथियार चाहिए। एक सवाल, आप आश्वस्त हैं कि आप वापस सत्ता में लौटेंगे? और अगर आश्वस्त हैं तो क्या टारगेट मान करके चल रहे हैं? देखिए, मैं एक सैनिक हूं और सैनिक को एक मोर्चा दिया हुआ है। मैं अपने मोर्चे पे तैनात हूं। जो मेरे जनरल हैं, उनका काम है पूरी की पूरी युद्ध भूमि को देखना और आंकड़े हासिल करना। तो आंकड़े तो उन्हीं को पता है, लेकिन जीत निश्चित है, ये हमारा कार्यकर्ता पूरा करेगा और इसके लिए हम आश्वस्त हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो पहले सरहद पर तैनात थे, फिर खेल की दुनिया में उन्होंने मोर्चा संभाला और अब विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।